नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं दर्पण। आज के वीडियो में मैं फिर से अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो साथी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज हम बड़म गाँव में हैं, जिला रोहतक का है बड़म गाँव, और भावी उम्मीदवार हैं हमारे साथ सरपंच पद की भावी उम्मीदवार श्रीमती मुनेश देवी जी हैं, धर्मपत्नी श्री श्रीओम जी। तो आइए इनसे जानते हैं क्या विचार करके मैदान में उतरी हैं। एक बार सभी दर्शकों को, ग्रामवासियों को नमस्ते, राम राम शम शम कर दो। सभी दर्शकों को, ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। तो क्या मन में विचार आया कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए? कुछ ऐसे काम दिखे होंगे या परिवार का फैसला था, आपका फैसला था कि चुनाव लड़ा जाए और गांव की सेवा की जाए? ये मेरा खुद का फैसला था। मैंने गांव की तरफ देखते हुए सोचा कि मैं अपने बलबूते पर और दम पर कुछ कर सकूं। तो ऐसे कौन कौन से काम आपके दिमाग में हैं? एक तो हर गांव के 2-4 समस्याएं हैं, पानी की, पानी निकासी की, शिक्षा की। तो निश्चित तौर पर बड़म गांव में भी ये होंगे जी। तो इनका निवारण करने का कुछ है? हमारी तरफ से आप चुनी गई। मैं हर उम्मीदवार को यही बोलता हूँ, मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई, आप चुनी गई। तो चुनने के बाद किन कामों पर फोकस रहेगा और ऐसे कौन से काम हैं इनसे हटके भी जो गांव में होने चाहिए थे आज तक और हुए नहीं हैं, जिनको करने का आपके दिमाग में है कि भाई ये प्राथमिकता पर किए जाएंगे? पहला फर्स्ट मुद्दा है मेरा सरकारी स्कूल, जो आज तक उसकी तरफ किसी ने नज़र तक नहीं उठाई। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी स्कूल की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता और गांव के बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? ठीक। दूसरा है बड़म गांव में पीने का पानी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीने के पानी की, और कई हजारों का एक दिन में बाहर से पानी आता है। पीने के पानी के लिए गांव बहुत परेशान है। पानी की निकासी, बड़म गांव में पानी की निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है और कई जगहों पर पानी की रुकावट है, इसलिए गंदगी भी फैलती है और मक्खी मच्छर भी होते हैं। कौन से पानी की निकासी? बारिश का पानी या जो घरों का गंदा पानी जाता है उसकी निकासी नहीं है? घरों का पानी भी और बारिश के पानी की भी कोई लिकड़ने की व्यवस्था नहीं है। तो सरकारी स्कूल में आपको क्या ऐसा लगता है कि ये कमियां हैं, ये दूर की जाएंगी? सरकारी स्कूल की फर्स्ट सबसे पहले नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, उसमें जो भी सुविधा हो वह टोटली होनी चाहिए। तो जब पूरे परिवार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी स्कूल से फ़ायदा होगा या किस वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा होगा? गरीब वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और अच्छी स्कीम होगा तो गरीब नहीं बल्कि मान ले जो अमीर हैं वो भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे गांव में। हमारे कुछ साथियों ने बीच में और पूरे हरियाणा में बहुत सारे युवाओं ने सरकारी स्कूलों के ऊपर समय समय पर अपने लेवल के आंदोलन चलाए हैं, कोशिश भी की है। मेरे हिसाब से तो गरीब से ज़्यादा अमीर को फ़ायदा है, क्योंकि अमीर को, हर परिवार को 2 लाख रुपए सालाना का फ़ायदा हो सकता है अगर हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट के लेवल में ले आएँ। तो गरीब आदमी तो बेचारा आज भी उसी में पढ़ा रहा है, फाइनेंशियली तो उसको लाभ नहीं। हाँ, ये है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जो हर बच्चे का अधिकार है आगे बढ़ने का, वो उस अधिकार से वंचित नहीं रह पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम उसको इस लेवल पर ले आएंगे तो एक बच्चे का अगर +2 तक देखा जाए तो एवरेज निकालेंगे तो 2 लाख रुपए पर बच्चे पर सालाना सामान्य परिवार का या जो खाते पीते परिवार हैं, समर्थ हैं, उनका खर्चा आता है। उसके बाद अगर जॉब नहीं मिलती तो बच्चा 25-30 लाख रुपए पिता के खर्च करा के गाँव में बैठ जाता। अगर हम सरकारी स्कूल को उठा लें, इसमें आपको गाँव के जो बुजुर्ग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड मास्टर जी हैं, उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो 24 घंटे स्कूल को देख नहीं पाओगी। तो भाई हमने इस पर बीच में मुहिम चलाई है, अपने गांव जन्मभूमि सुंडाना में भी चलाई है। अगर हम सरकारी स्कूल को जीवित कर लें तो हर परिवार में सीधा 2 लाख रुपए का फ़ायदा, और होता कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर 700-800 घर तो होने चाहिए मेरे हिसाब से।
800 घर अगर हर परिवार से एक बंदा सरकारी स्कूल में जाए एक दिन संभालने के लिए, तो मास्टरों के दिमाग में भी ये रहे कि भाई गाँव ख्यास करता है, और उस बंदे का 2 साल बाद नंबर आता है। 365 इंटू आप करोगे तो 2 साल में कितने दिन हो गए। दूसरी बात, बीच में छुट्टियां भी आती हैं। तो आपका इन चीज़ों से मेरे हिसाब से आप संतुष्ट होगी। तो एक तो ये तरीका हो गया, और इसके अलावा मान लो गांव वाले ये प्रक्रिया नहीं अपना पाते, तो आपका क्या मतलब दिमाग में या क्या एजेंडा है कि कैसे हम सरकारी स्कूल को बेहतर बना पाएंगे? मैं और मेरे वार्डों के पंच रेगुलर स्कूल में जाएं, ठीक सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। बायोमेट्रिक सिस्टम भी गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए भी हैं, ज़्यादातर ऑफ रोड करके रख दिए गए हैं। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम लग जाए तो सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि मास्टर भी गोल नहीं मार सकता। गुरु है, गुरु के बारे में बोलना नहीं चाहिए, मगर कुछ गुरु भी ऐसे हैं जो गोल मार जाते हैं। चलो ये शिक्षा हो गई। इसके अलावा दूसरा जो आपने पानी का बताया, पीने के पानी की समस्या है गाँव में या हर तरह के पानी की समस्या है? हर तरह के पानी की समस्या है बड़म पंचायत में। पशुओं के लिए पानी भी नहीं है पीने का? पशुओं को भी ये समरसीबल कर रखे हैं हर घर में, इससे ही मतलब पंचायती तौर पर पानी की समस्या है। तालाब साफ सुथरे हैं? क्योंकि मैं जिस गांव में भी जाता हूं, मैं पिछले वीडियो में बताया था, एक हमारा और चैनल है पशुपालक पाठशाला के नाम से, तो मैं बहुत सारे गाँव में घूमा। किसी भी गाँव में पानी पीने का नहीं है पशुओं के लिए। तालाबों में गंदा पानी जाता है, वहाँ खेड़ नहीं है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी यही समस्याएं होंगी। तो इनका निवारण कैसे कर सकती हैं आप? और आपको लगता है कि इनका निवारण होना चाहिए? क्योंकि किसान वर्ग छोटा होता है, मगर पशुपालक वर्ग किसान के साथ साथ जो एक मेरा वर्ग है बहुत बड़ी संख्या में, उनकी भी जीविका का साधन पशुधन है। तो ये समस्या है गाँव में जी। निवारण कैसे होगा? निकासी की जाए पानी के निकलने की, और पीने के पानी की और पशुओं के पानी की व्यवस्था की जाए पंचायत के थ्रू। तालाबों पर खेल भी बनाई जा सकती हैं। पीने के पानी का क्या आपने प्लान किया है कि इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे? आरओ प्लांट लगाने हैं, घर घर सप्लाई आएंगी, कैसे आएंगे? हाँ, मैंने तो ये प्लान किया सर कि गांव में 2 या 3 आरओ लगवाए जाएं घर घर, जिससे घर घर सप्लाई हो सके। मेरे भाई बड़म के पंचायत के बंदों को जुकर भाई परेशानी न हो पीने के पानी की। बड़म गांव छोटा है, अगर घर घर सप्लाई ना भी हो पाए, अगर 2-3 पॉइंट आरओ के लग जाएंगे तो वहाँ से भी जाकर ला सकते हैं। इसके अलावा भी और ऐसे काम होंगे जिनका मेरे को ज्ञान नहीं होगा कि बड़म में ये समस्याएं हैं। तो कौन कौन से ऐसे आपके दिमाग में है कि इन कामों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए? सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और गांव में साफ सफाई के लिए 8-10 वाले बंदे लगाए जाएं, जिनसे उनको भी मजदूरी मिले और गांव का विकास हो जाए, साफ सफाई अच्छे से रहे। इसके अलावा हर गांव में एक समस्या है आवारा पशुओं की। ज़्यादातर गौएं या नंदी महाराज घूमते हैं। हमारी आस्था का मुद्दा है, उनको हम मार भी नहीं सकते। किसान परेशान रहते हैं, तो या तो नज़दीकी गौशाला में हो जाने चाहिए या उनका स्थायी हल हो। तो ये भी पंचायत की जिम्मेदारी है। हमारे गांव के पास डीगल की गौशाला लगती है, वहाँ गौओं को छुटवाएं ताकि इनको भी पीड़ित न होना पड़े और किसानों को भी नुकसान ना हो। एक हर गांव में समस्या है सुरक्षा की। चोरियां होती हैं, छोटे छोटे गांव में भी होती हैं जो मेन रोड पर नहीं लगते। तो आपका गांव मेन रोड पर पड़ता है एक तरह से, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी होंगी। तो सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे आपने बताया था स्कूल में लगे, तो आपको ये नहीं लगता गांव के भी आउटर साइड के रोड हैं या चौराहे हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ताकि कोई घटना घटित हो भी जाए तो कुछ फुटेज पुलिस को मिल जाए, और एक दो बंदा पकड़ा गया तो फिर मेरे हिसाब से लगाम ही लग जाएगी उस पर। जरूर सर, ये तो सबसे पहले होना चाहिए कि गांव में कोई भी हादसा होता है या चोरी वगैरह कुछ भी होता है तो सीसीटीवी का बताए या ना बताए कोई, फिर भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल कर सके। तो इसके अलावा और भी कोई काम लगते हैं आपको? बहुत सारे तो मैं ही कवर कर दिए, कुछ आपने कवर कर दिए, और भी कुछ ऐसी लगती हैं कि ये बड़म गांव में समस्याएं हैं, आपने लिस्ट बना रखी है?
बताइए एक बार पढ़ के। ये लिस्ट बना रखी है भाई भावी उम्मीदवार ने, बहुत अच्छी बात है ये। क्या क्या काम होने चाहिए? और बड़म पंचायत में जो भी अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाना। गांव की मेन गलियों और बाहर से जो गांव में अंदर रास्ते और सभी मतलब जो भी हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना, जो मैंने पहले बता दिया है। गांव में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनका माले साल में 100 दिन की तो लिमिट होती है, बाकी मैं चाहूँ कि 100 दिन की बजाय इनको और भी ज़्यादा काम मिले ताकि मजदूरों का काम चलता रहे और उनको रोज़गार मिलता रहे। मजदूरों की 330 पर डे के पैसे हैं तो उनकी पर डे 500 रुपया किया जाए ताकि इनका काम अच्छे से चल सके। बच्चों के लिए सभी नौकरियों की तैयारी निःशुल्क पंचायत द्वारा करवाई जाए। बच्चों को कौशल विकास के तहत गांव में ही ट्रेनिंग दी जाए। सभी वार्डों में सफाई का विशेष प्रबंध किया जाए। सरकारी स्कूल का मैंने बोल दिया था कि सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। और गांव में आरओ के पानी का भी मैंने बोल दिया कि गांव में आरओ का पानी हो, गांव में आरओ के पानी की सुविधा हो। 2-3 आरओ तो ज़रूर से ज़रूर लगने चाहिए ताकि गांव के बंदों को पीने के पानी की समस्या न हो। स्कूल अस्पताल गलियों की सफाई के लिए कर्मचारियों का प्रबंध किया जाएगा। आंगनबाड़ी में प्ले स्कूल का निर्माण किया जाएगा। बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए उचित ट्रेनिंग दी जाएगी। ये समस्याएं बलम पंचायत में अधिक से अधिक इन पर ध्यान दिया जाएगा, करवाया जाएगा। गांव के प्रति मेरी भावना है, सार्वजनिक काम करूंगी जो सबके काम आएंगे। आपकी भावना अच्छी है, बहुत अच्छी बात, आपने सूची बना रखी है। 1-2 काम तो जो मेरे दिमाग में थे आंगनबाड़ी का है जैसे, और एक कोटा जिसमें राशन मिलता है वो सुधार की ज़रूरत है। एक आपने इसमें कोट किया जो मनरेगा के हैं, आप इसकी लड़ाई लड़ सकती हैं। इनिशियल कोई न कोई कदम उठाता है, मगर ये गवर्नमेंट स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के काम है, मगर फिर भी आपकी भावना है ये बहुत सराहनीय है। गांव वालों से और क्या अपील? सर मैंने लड़ी भी है, 1.5-2 साल खूब लड़ी है। मजदूरों को मैंने काम दिलाया है। तो आप पहले से भी सामाजिक क्षेत्र में रही हैं? जी, और मेरी रुचि भी है कि मैं आगे बढ़ूं। गांव वाले हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें। मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरी समाज के प्रति भावना है। कुछ महिलाएं हैं हमारी घरों में जो काबिल हैं, काम भी कर सकती हैं, मगर घरेलू जिम्मेदारियों के कारण बाहर नहीं निकल सकती। बहुत कौशल है उनमें भी, घरेलू उद्योग भी हैं छोटे छोटे। सेंट्रली अगर उनके लिए कुछ किया जाए तो उनको 2 पैसे की कमाई भी हो सकती है और जो समय की बर्बादी है उससे भी बच सकती हैं। सर ये NRLM ग्रुप हैं सरकारी, उनमें मैंने लेडीज़ों को जोड़ रखा है। बड़म में 6 या 7 ग्रुप बना रखे हैं जिन पर मैं CF का काम करती हूँ। सरकारी ग्रुप हैं, अच्छी स्कीम है, हर स्कीम का फ़ायदा उनको दिलवाती भी हूँ। प्लस में मनरेगा वाला है, मैंने पूरी कोशिश करके जहाँ भी जाना था वहीं जाके घर से टाइम दे के, घर से जो भी मैं मान ले अपना घर परिवार मैंने छोड़ के मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है। बाहर जाके इनके लिए मैं काम लेकर आई हूँ जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों शामिल हैं। और मैं चाहूँ कि जो भी लेडीज़ है असहाय है उसको सहारा दूँ। आपने पहले लड़ाई लड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी सरकार सख्त है इस बात को लेके। कोई भी लेडीज़ अगर चयनित होगी, सरपंच चुनी जाएगी, तो अपने गांव का नेतृत्व, अपने गांव की समस्याएं वही उठाएगी। उसका पति कहीं जो पुरुष प्रधानता है उसको ख़त्म करने की तरफ गवर्नमेंट के कदम हैं कि महिलाएं आगे आएं, वो अपने विवेक से, अपनी समझ से, अपने नेतृत्व से काम करें। तो अभी तक आप एक सामान्य महिला की तरह मुद्दे उठाती थी, सरपंच के तौर पे आप अगर जाएंगी तो क्या गाँव का नेतृत्व कर सकती हैं अच्छे से? जी ज़रूर, अकेली अपने गांव के लिए लड़ाई लड़ सकती हूँ। कहीं भी जाना पड़े सर, कुछ भी करना पड़े, एक मर्द की तरह मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ।
बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ बहुत सारे आदमी होते तो आपकी मैं ताली बजवाता, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर भी आप चुनने के बाद आपके पास आएंगे और ये वीडियो हम समय समय पर भेजेंगे। बाकी सर ऐसा है, आज ये तो एक मन का विश्वास है, वहम है कि भाई लेडीज और जेंट्स से, जबकि आज हर पद पर लेडीज खड़ी हैं, लेडीज किसी जेंट्स से कम भी नहीं हैं। पहले भी नहीं थी कम, थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत समय पहले रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे उदाहरण बहुत हैं जिन्होंने अच्छे उदाहरण पेश किए हैं। और भी कितने नाम गिना सकते हैं हम, क्रांतिकारी हुई हैं बहुत सारी। तो लास्ट में आपका कोई और विषय तो नहीं बचा है? नए वोटरों के बारे में मैं हर किसी से पूछता हूँ। नए वोटर जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, उनके लिए क्या संदेश, आपसे छोटे हैं वो तो लगभग, तो आप उनको सलाह दे सकती हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ उम्मीदवार के साथ साथ, तो क्या सोच के, क्या देख के वोट डालें? वो आपको डालें, किसी को भी डालें, मगर उनको तुलना किस आधार पर करनी चाहिए? विकासकारी देखें भाई, व्यक्तित्व देखें, कुछ न कुछ शिक्षित देखें, या जो काम कर सकता है, क्या क्या चीज़ें देख के वोट डालनी चाहिए? शिक्षित तो सर हर बंदा होता है, ये कंपटीशन का ज़माना है कि भाई अनपढ़ तो कोई है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं ना कि हम चलते तो हमारे पास क्या होना चाहिए? दिमाग, ज्ञान। ज्ञान हमारे पास है तो सब कुछ है। सबसे पहले बंदे के पास ज्ञान जरूरी है, अगर ज्ञान है तो सब कुछ है। मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप कैंडिडेट को देखकर वोट दो। उम्मीद करता हूँ आपने जो काम गिनाए हैं उनमें से 80% आपके लेवल पर हो पाने संभव हैं। कुछ के लिए केवल आप लड़ाई लड़ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आप अगर चुनी जाती हैं, गांव आपको अवसर प्रदान करता है ये, तो आप इनको करेंगी। तो लास्ट में गांव वालों से क्या अपील है वोट के लिए अपनी? सभी गांव वालों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपील है कि कैंडिडेट को देखकर वोट डालें। स्कूल में जाने के बाद भी अगर हम बूथ पर जाते हैं तो बूथ पे जाने से पहले भी 3 बार सोच कर वोट डालें, क्योंकि एक एक वोट हमारा कीमती होता है और ये मौका जाने के बाद फिर नहीं आता। हम इस कैंडिडेट को चुने जो हमें 5 साल तक पछताना न पड़े और गांव का विकास हो। चलो भाई, हमारी चुनावी यात्रा चलती रहेगी। जल्द मिलते हैं किसी और कैंडिडेट के साथ या किसी सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।